हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था सेक्शन 41 से लेकर के सेक्शन 51 तक सीआरपीसी को पढ़ लिया था। अब आगे से शुरू करते हैं इसको। तो अब है अगली सेक्शन 52। तो सेक्शन 52 क्या कहती है कि आक्रामक आयुधों को जब्त करने की शक्ति। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस समय उसके शरीर के ऊपर कोई ऐसा आक्रामक हथियार है, तो जिस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार किया है उसकी शक्ति है कि उस अधिकार जो हथियार है उसको वो जब्त करेगा। और उसको क्या है, जो अपनी संहिता है, जैसे कि सीआरपीसी की प्रोसीजर के अनुसार उसको गिरफ्तार किया गया है, तो इस प्रोसीजर के अनुसार उस व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति के सामने उसे प्रस्तुत करना था, चाहे वो अपने सीनियर अफसर जैसे कि एसएचओ के सामने पेश कर रहा है या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है उस व्यक्ति को, तो उसको वो जो हथियार जब्त किया गया है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसे सुपुर्द किया जाएगा। ये कहती है सेक्शन 52। अब है सेक्शन 53। तो सेक्शन 53 ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन क्या कहती है कि पुलिस अफसर की प्रार्थना पर मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब चिकित्सा व्यवसायी द्वारा डॉक्टरी करना। मतलब ये जो डॉक्टरी होती है, एक इससे आगे भी अपनी सेक्शन आएगी सेक्शन 54, तो उसमें भी क्या है, डॉक्टरी की ही चर्चा है, उसी व्यक्ति की डॉक्टरी की जानी है, डॉक्टरी ही यहाँ की जानी है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस देखते हैं। ये सेक्शन जो 53 क्या कहती है कि ये जो डॉक्टरी हो रही है वो डॉक्टरी हो रही है पुलिस अफसर की प्रार्थना पर। किस लिए हो रही है कि किसी साक्ष्य की प्राप्ति है, तो कोई एविडेंस प्राप्त करना है, जैसे उस व्यक्ति के शरीर की डॉक्टरी से ऐसा कुछ लग रहा है कि डॉक्टरी से कोई साक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, इसके लिए वो डॉक्टर से क्या है कि इसके डॉक्टरी के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अंदर कम से कम, जैसे कि डॉक्टर के बारे में है तो गवर्नमेंट डॉक्टर होगा, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होगा सरकारी, या फिर अगर वो नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से उसका चिकित्सा की जाएगी। और कम से कम इसके लिए जो प्रार्थना करेगा वो कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर होना जरूरी है। और जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी ये मेडिकल जांच होनी है, डॉक्टरी होनी है, वो क्या है, इसका विरोध कर रहा है, वो नहीं चाहता मेडिकल करवाना, तो क्या है, इसके लिए अगर जितनी बल की जरूरत पड़ेगी उतना बल प्रयोग भी किया जा सकता है उसकी डॉक्टरी करवाने के लिए। अब इसका दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि अगर किसी महिला की डॉक्टरी होनी है तो महिला डॉक्टर के द्वारा या फिर उसकी निगरानी में उसकी जांच ये डॉक्टरी करवाई जाएगी। ये कहती है सेक्शन 53। और अब इसके और कुछ इसमें ऐड किया गया है कि इसके अंदर मतलब क्या क्या लिया जा सकता है इसके अंदर, इसमें कि उस व्यक्ति का खून का सैंपल लिया जा सकता है, बालों का लिया जा सकता है, नाखूनों का लिया जा सकता है, उसका सीमन लिया जा सकता है, थूक लिया जा सकता है, इत्यादि क्या है, इन चीजों का सैंपल लिया जा सकता है। इस सेक्शन को थोड़ा चैलेंज भी किया गया था कि ये सेक्शन, ये तो जैसे कि कोई व्यक्ति है कन्फेशन कर रहा है, तो उससे कन्फेशन से पहले क्या है, मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसे कहता है कि अब भी पहले उसे बताया जाता है कि अगर तुम कन्फेशन कर रहे हो तो ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी पहले वार्निंग दी जाती है। इसी प्रकार वो बात इसमें कही गई कि वो तो व्यक्ति के अधिकारों के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं माना गया है। और इसमें कंडीशन है कि इसके अंदर जो है नॉर्मली जैसे कि डीएनए है या फिर पॉलीग्राफ यंत्र है वगैरह, इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, जिससे आदमी के दिमाग पे कुछ असर पड़ता है। बाकी ये चीज जो ली जा सकती है, ये कहती है सेक्शन 53। अब है सेक्शन 53A। तो सेक्शन 53A क्या कहती है कि रेप के अपराधी की डॉक्टरी। अगर किसी व्यक्ति जो कोई रेप का जिसके ऊपर उपयोग लगाया गया है, उसने आरोप है या फिर उसका प्रयास का आरोप है, तो उस व्यक्ति की डॉक्टरी का वही सिस्टम इसमें वही होगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर, उसके द्वारा उसकी चिकित्सा जांच करवाई जाएगी। रैंक का मामला वही है, सब इंस्पेक्टर रैंक कम से कम जरूरी है, उससे अपर रैंक का कोई अफसर हो सकता है या फिर सब इंस्पेक्टर रैंक जरूरी है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरी पॉसिबल नहीं है, मेडिकल जो डॉक्टर नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो क्या है, 16 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसके द्वारा उसकी जांच करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी झोला साहब से इसकी जांच करवाई दी जाए, ऐसा नहीं होगा। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, जिसकी रिक्वेस्ट अगर इसकी गई है किसी सब इंस्पेक्टर की तरह रैंक अप के पुलिस अधिकारी के द्वारा कि ये रेप का अपराधी है और उसकी डॉक्टरी करी जानी है, तो उस डॉक्टर का कर्तव्य है कि वो बिना विलंब किए उसकी डॉक्टरी जांच करेगा। और
वो जो जांच करेगा उसमें क्या है कि उसकी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। उस रिपोर्ट के अंदर क्या मेंशन करेगा कि कौन पुलिस अफसर इस व्यक्ति को लेके आया है, और उस व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति को लेके आया, जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उसका नाम प्लस उस व्यक्ति का नाम जो उसे लेके आया है, जो अभियुक्त है उसकी क्या एज है, इस चीज को मेंशन किया जाएगा। तीसरा इसके अंदर जो है क्या है कि अगर अभियुक्त के शरीर पे किसी भी प्रकार की चोट के निशान अगर पाए जाते हैं तो उसकी भी डिटेल उसमें मेंशन की जाएगी। चौथा है अगर डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए अगर किसी प्रकार की अगर सामग्री शरीर से ली जा रही है तो उसकी भी डिटेल उसमें मेंशन की जाएगी। और पांचवा है इसका कि कोई भी अगर और इससे अलग कुछ प्रविष्टि करनी है तो उसकी भी एंट्री इसमें की जाएगी। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी करी है, तो जिसने जो डॉक्टरी करी थी वो उसने जो निष्कर्ष निकाला है डॉक्टर साहब ने, तो वो क्या है उसके कारणों को क्या है मेंशन करेगा कि वो जो किस निष्कर्ष पे, किस मतलब कारण से उस निष्कर्ष पे पहुंचा है। चौथा पॉइंट इसका ये कहता है कि उसकी डॉक्टरी की जांच जो शुरू हुई वो किस टाइम वो जांच शुरू की गई और किस टाइम संपन्न की गई, इस टाइम को भी मेंशन किया जाएगा। और पांचवा इसका इंक्लोज कह रहा है कि जो डॉक्टर ने उसकी डॉक्टरी कर रहा है वो उसको अपनी रिपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो उसकी अपनी तैयार करेगा, और जो आईओ है उस आईओ को उसको रिपोर्ट को देगा, और वो आईओ उस रिपोर्ट को सेक्शन अपनी 173 उसका जो पॉइंट 5वां है उसके तहत जो दस्तावेज आते हैं उसमें उस रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर भेजेगा। तो ये कहती है अपनी सेक्शन 53A। और इसमें एक चीज और रह गई कि हाँ ठीक है यही, तो अब लेते हैं अगली सेक्शन को। अब है सेक्शन 54। तो ये सेक्शन 54 क्या कह रही है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का डॉक्टरी करवाने का अधिकार। तो इससे पहले हमने सेक्शन जो 53 पढ़ी थी उसमें क्या है कि पुलिस है वो खुद करवा रही थी साक्ष्य एकत्रित करवाने के लिए, बल्कि ये क्या है जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका अधिकार है कि वो अपनी डॉक्टरी करवा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो ऐसे खुद कहता है कि जी मेरी डॉक्टरी करवाओ, इससे मैं बेगुनाह हूं, ये चीज साबित हो जाएगा, इससे ये चीज हो जाएगी, तो वो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो डॉक्टरी करवा सकता है। इसमें क्या है कि जैसे ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, आजकल तो कंपलसरी करा है, सबसे पहले हम गिरफ्तार करते हैं क्या उसकी डॉक्टरी कराते हैं, वो ये सेक्शन की वजह से होता है। तो इसमें क्या है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि गवर्नमेंट हो उसके द्वारा, या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उस व्यक्ति की डॉक्टरी जांच की जाएगी। दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि जो डॉक्टर साहब उसकी जो, इसमें पहले में ये हो गया ठीक है, इसमें अगर महिला की जो अगर करवानी है तो वो महिला डॉक्टर होगी, या फिर उसकी देखरेख में कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसकी डॉक्टरी कर ली जाएगी। दूसरा इसका पॉइंट ये कहता है कि डॉक्टर के द्वारा, जो डॉक्टर उसका डॉक्टरी जांच कर रहा है वो क्या है एक अभिलेख तैयार करेगा उसके, और उसके ऊपर उस अभिलेख में ये मेंशन करेगा अगर उसके शरीर पे किसी प्रकार की क्षति का या फिर हिंसा का किसी प्रकार का अगर चिन्ह पाया जाता है तो उसकी उसमें डिटेल मेंशन करेगा। और अगर किसी प्रकार से डॉक्टर वगैरह ये जैसे अनुमान लगाते हैं कि ये निशान किस टाइम का है, वो चोट किस टाइम की होगी, उस हिसाब से वो अनुमानित टाइम उसके ऊपर लिखा जाएगा कि ये निशान, ये जो चोट के निशान है इतने समय पुराने हैं या इस टाइम के वो निशान है, तो वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो रिपोर्ट डॉक्टर के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसकी मेडिकल जांच की एक कॉपी क्या है जो अभियुक्त है उसको दी जाएगी, या फिर वो अभियुक्त कहे तो उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति को, चाहे उसका रिश्तेदार फ्रेंड है जिसको भी वो कहे उसको वो कॉपी दी जाएगी। ये कहती है सेक्शन 54। अब है सेक्शन 54A। सेक्शन 54A क्या कहती है, टीआईपी यानी कि पहचान परेड। पहचान परेड कब होती है, जैसे कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि जी मेरी पहचान पर मैं बेगुनाह हूँ, मेरी पहचान परेड करवा लीजिए, मैं इसमें हूँ ही नहीं, इसके लिए क्या है उस बाबत के क्या है पहचान परेड करवाई जाती है किसी पे आरोप लगता है तो इसमें, या फिर जैसे कि थाने का जो एसएचओ है वो इसकी रिक्वेस्ट करेगा, उसकी प्रार्थना पर जो मजिस्ट्रेट है वो उस अभियुक्त की पहचान परेड करवा सकता है, या फिर और किसी जगह कोई वस्तुओं की भी पहचान परेड करवाई जा सकती है। इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो टीआईपी अगर हो रही है और जो टीआईपी करने वाला, पहचान करने वाला जो व्यक्ति है वो किसी प्रकार की शारीरिक या फिर मानसिक अयोग्यता है उसके अंदर, तो उस व्यक्ति की जो उसकी जो पहचान परेड है वो क्या है न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही होगी, और उस पहचान परेड की जो पूरी है उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी।
और जो ये पहचान परेड है टीआईपी है वो अपनी एविडेंस एक्ट की जो धारा 9 है उसके तहत मान्य है। तो ये अपनी 54 है। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 55 को। अब है सेक्शन 55। सेक्शन 55 क्या कहती है कि पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर को बिना वारंट गिरफ्तारी करने के लिए भेजता है। जब मान लीजिए कोई पुलिस अफसर है, कोई भी थाने का पार्षद अधिकारी है, वो अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को क्या है कि बिना वारंट गिरफ्तारी के लिए भेज रहा है, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो वो जो अफसर है वो भी थाने का पार्षद अधिकारी है, वो एक लिखित में उसको आदेश देगा और उसको उस व्यक्ति को पढ़कर सुनाएगा कि तुम्हें ये कार्रवाई करनी है। इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो उसमें धारा 41 का उपबंध अगर कोई फॉलो हो रहा है तो उसकी इस सेक्शन का कोई उस पर असर नहीं होगा, उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सेक्शन 55 कहती है। अब है सेक्शन 55A। 55A क्या कहती है? गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। ये जो वर्तमान के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, जो भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उसको क्या खाना वाना खिलाती है, ये ये इस सेक्शन 55A की वजह से हो रहा है ऐसा। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उसके खाने पीने का प्रबंध करना ये जिम्मेदारी आईओ की है। वो आईओ उसे खाना भी खिलाएगा और उसको किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेगा। ये सेक्शन 55A के तहत होता है। अब है सेक्शन 56। सेक्शन 56 में क्या बताया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति का एसएचओ या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना। जो भी व्यक्ति चाहे वारंट बिना वारंट के अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है कोई व्यक्ति बिना वारंट के, तो उसके बाद उसकी जैसे ही उसकी डॉक्टरी परीक्षण कर लिया गया, डॉक्टरी परीक्षण होने के बाद सीधा पुलिस अफसर का कर्तव्य है कि वो बिना किसी अनावश्यक देरी के संबंधित पुलिस अफसर को जैसे कि अपने एसएचओ के समक्ष पेश करेगा या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। सबसे पहले अगर वो अपराध अगर जमानती है, एसएचओ के सामने उसे पेश किया गया, अगर वो जमानत उसमें देने में समर्थ है, वो व्यक्ति अगर अपनी जमानत दे देता है तो उसे जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। और अगर जमानत देने में असमर्थ है या फिर अपराध है वो अजमानती है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया जाएगा। ये कहती है सेक्शन 56। अब सेक्शन आते हैं 57 पे। 57 क्या कहती है? जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे क्या है 24 घंटे से ज्यादा निरोधन ना रखा जाना। तो इसमें क्या है, बाउंडेशन ये है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो व्यक्ति को क्या मैक्सिमम टाइम है ये 24 घंटे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे का अधिकार ये दे दिया गया है कि 24 घंटे तो आप चाहे कुछ भी जरूरत नहीं है उसको बेवजह उसे बैठा के रख सकते हो, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो रीजनेबल टाइम जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि अनावश्यक किसी भी प्रकार का टाइम का उपयोग नहीं होगा, बल्कि बाकी जो अपने सेक्शन 167 के तहत हम यात्रा रिमांड भी लेते हैं उस समय को छोड़ के 24 घंटे से ज्यादा उस व्यक्ति को निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। 24 घंटे से पहले संबंधित मजिस्ट्रेट को उसे पेश किया जाएगा। और यदि कोई पुलिस अफसर इसमें लापरवाही करता है, उसे अगर 24 घंटे से ज्यादा निरुद्ध रखेगा तो अपनी आईपीसी की सेक्शन हमने पढ़ी होगी, सेक्शन 342 सैदोष परिरोध की, उस सेक्शन का अपराध वो पुलिस अफसर करता है उसके ऊपर आईपीसी की सेक्शन 342 की कार्रवाई की जा सकती है। तो ये होगी सेक्शन 57। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 58 को। तो सेक्शन 58 क्या कहती है कि पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। जिन जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी बिना वारंट के हुई है, चाहे उनकी जमानत हो गई हो चाहे जमानत ना हुई हो, एसएचओ की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी रिपोर्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करेगा, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेश देता है कि उसकी रिपोर्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को रिपोर्ट कर दे तो उसको उसकी रिपोर्ट की जाएगी। ये एसएचओ की जिम्मेदारी है। तो ये है सेक्शन 58। अब है सेक्शन 59। सेक्शन 59 क्या कहती है कि पकड़े गए व्यक्तियों का रिहा करना। अब जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनकी रिहाई किस तरीके की होती है ये बताती है सेक्शन 59। तो सेक्शन 59 ये बताती है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या तो वो व्यक्ति अपना खुद का बंद पत्र सेल्फ बॉन्ड दे रहा है उस पर उसे रिहा किया जाएगा, या फिर अगर वो जमानत दे रहा है तो उसे जमानत पे रिहा किया जाएगा, या फिर किसी मजिस्ट्रेट के स्पेशल आदेश मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रिहा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया और अपनी मर्जी से छोड़ भी दिया, ऐसा प्रोसीजर नहीं होगा। अगर उसे अरेस्ट किया गया है तो वो प्रोसीजर के तहत ही उसे रिलीज किया जाएगा, ना कि अपनी मर्जी से। ये है सेक्शन 59 की फाउंडेशन। अब है सेक्शन 60 सेक्शन कह रही है कि निकल भागने पर पीछा करना व फिर से उसको गिरफ्तार कर लेने की शक्ति। तो सेक्शन 60 इससे पहले हमने सेक्शन 1 पहले भी पढ़ी थी, सेक्शन 48। तो उसमें क्या व्यक्ति वैसे भाग रहा था और उसको पकड़ने के लिए वो क्या है ऑल इंडिया में कहीं भी पकड़ सकता था। लेकिन सेक्शन 60 क्या कह रही है कि व्यक्ति अभिरक्षा से भाग गया है, अब उसको पकड़ना है। तो यहाँ पुलिस अफसर की पावर है कि वो पूरे भारत में कहीं भी अगर वो व्यक्ति भाग गया है तो उसका पीछा कर सकता है और उसे अरेस्ट कर सकता है। दूसरा इसका पॉइंट ये कहता है कि अगर उसे पकड़ने के
लिए जहां कहीं भी भागा है उस पे सेक्शन 47 के उपबंध लागू होंगे। सेक्शन 47 के उपबंध हमने पढ़े थे कि व्यक्ति अगर किसी मकान दुकान में अगर घुस जाता है तो उसका मकान मालिक क्या है, उसको अंदर घुसने की सुविधा प्रदान करेगा। अगर वो नहीं दे रहा है तो खिड़की दरवाजे तोड़ के अंदर घुस सकता है, या फिर अगर अंदर बंद कर दिया तो तोड़ के बाहर आ सकता है। तो ये उपबंध भी इस पे लागू रहेंगे। अब है सेक्शन 60A। तो 60A में क्या है कि गिरफ्तारी सर्वदा संहिता के अनुसार किया जाना। ये क्या कहती है सेक्शन 60A कि जो भी गिरफ्तारी की जाएगी, किसी भी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी की जानी है तो संहिता के अनुसार, मतलब या तो वो उस गिरफ्तारी अपने जो सीआरपीसी के अंदर जो प्रोसीजर बता रखा है इसके अनुसार की जाएगी, या फिर उस समय पर्वत अगर कोई और किसी भी प्रकार का विधि अनुसार अगर कोई संहिता लागू हो रही है तो उसके अनुसार की जाएगी। अपनी मर्जी से कोई रूल रेगुलेशन के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये सेक्शन 60A की फाउंडेशन। तो ये है अपना चैप्टर 60A तक। इसको एक मोटा मोटी तौर पर इसे रिपीट कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सेक्शन 52 से शुरू किया था, 60A तक है। सबसे पहले हमने सेक्शन पढ़ी 52 में हमने क्या पढ़ा, व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है अगर उसके शरीर पे किसी प्रकार के कोई आक्रामक आयुध अगर पाया जाता है तो उसको कब्जे में लिया जाएगा, और संहिता कह रही है जहां उस व्यक्ति को पेश किया जाना है वहां पे उस अधिकार को प्रस्तुत किया जाएगा, पेश किया जाएगा। इसके बाद हमने सेक्शन 53 पढ़ी। सेक्शन 53 में हमने पढ़ा मेडिकल का प्रोसीजर। ये 53 में जो मेडिकल करवा रहे हैं वो क्या है, पुलिस करवा रही है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, और कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर की रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे मेडिकल होता है 53 में। और 53A के अंदर हमने पढ़ा कि अगर कोई रेप का कोई अपराधी है, किसी के ऊपर बलात्कार का किसी के ऊपर अभियोग लगा हुआ है तो उसका जो मेडिकल है वो 53A के तहत होता है। इसके बाद हमने सेक्शन 54 पढ़ी थी। तो सेक्शन 54 के अंदर बात मेडिकल की है, मेडिकल हो रहा है अभियुक्त का, लेकिन यहाँ क्या है, उस व्यक्ति का अधिकार है। यहाँ पे तो सेक्शन 53 के अंदर तो पुलिस साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मेडिकल करवा रही थी, लेकिन 54 के अंदर क्या है, उस व्यक्ति का अधिकार है, वो खुद अपनी मर्जी से अपना मेडिकल करवा सकता है। तो ये 54 में है कंपलसरी, ये मेडिकल तो करवाना ही पड़ेगा। इसके बाद एक हमने छोड़ दी 54A। तो 54A के अंदर हमने पढ़ा था टीआईपी के बारे में, जो सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट के तहत मान्य है और मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो ये है टीआईपी सेक्शन 54A। 54A के बाद में आ गई सेक्शन 55। 55 के अंदर क्या है, कोई भी अगर सीनियर पुलिस अफसर है या थाने का बासाधक अधिकारी है वो क्या अपने जूनियर को बिना वारंट गिरफ्तारी करने के लिए भेज सकता है। ये सेक्शन 55 में उसको पावर दी गई है। अब है सेक्शन 56। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को चलो गिरफ्तार तो कर लिया, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, उसके बाद क्या है, जैसे ही उसको गिरफ्तार किया मेडिकल जांच के बाद उसको क्या है, संबंधित एसएचओ को पेश किया जाएगा या फिर मजिस्ट्रेट को उसे पेश किया जाएगा। ये सेक्शन 56 कहती है। सेक्शन 57 ने कंडीशन लगाई थी कि 24 घंटे से ज्यादा उस व्यक्ति को निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, 24 घंटे के अंदर अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसे पेश किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन हमने 58 पढ़ी है। 58 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी व्यक्तियों को बिना वारंट गिरफ्तारी हुई है उसकी रिपोर्ट थाने का जो एसएचओ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्देश देता है तो एसडीएम को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, चाहे जमानत हो गई हो चाहे ना हो, फिर भी उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है। अब आगे सेक्शन 59। 59 में हमने क्या पढ़ा था कि अब चलो सारी प्रोसीजर हो गया, गिरफ्तारी कर ली, रिपोर्ट सब चली गई, अगर उस व्यक्ति को छोड़ा जाना है तो कैसे छोड़ा जाएगा। छोड़ने का प्रोसीजर 59 में है। अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते, या तो बंद पत्र देगा अपना खुद का बॉन्ड या जमानत, या फिर मजिस्ट्रेट के आदेश से आप अपनी मर्जी से छोड़ने का प्रोसीजर 59 में बंद किया। अब है सेक्शन 60। सेक्शन 60 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 60 में हमने पढ़ा कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति अभिरक्षा से निकल भागा है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति क्या है। तो पुलिस अफसर क्या है, उसे पूरे भारत में कहीं भी गिरफ्तार कर सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो सेक्शन 47 के उपबंध भी लागू रहेंगे, उसका भी वो उपयोग कर सकता है। ये अब है सेक्शन 60A। 60A में हमने पढ़ा था कि जो भी गिरफ्तारी की जानी है वो संहिता के अनुसार होगी। मतलब ये है कि प्रोसीजर के मुताबिक अगर गिरफ्तारी होनी है तो अगर सीआरपीसी जहाँ पे लागू है तो सीआरपीसी के अनुसार, या फिर और कोई विधि अगर लागू है तो अपनी मर्जी से कोई प्रोसीजर लागू नहीं किया जाएगा। तो ये अपना चैप्टर सेक्शन 52 से लेकर 60A तक होगा। अरेस्ट से संबंधित यही था। इससे आगे संबंध से संबंधित चैप्टर आएगा, वो भी शुरू करेंगे। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।